हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 6 किंजल पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर मेरा प्रकृति प्रेम पढ़ेंगे। ये कविता है। ये कविता मुकुटधर पांडे जी ने लिखा है। इनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के बालपुर गांव में हुआ था। ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी भाषा सरल एवं परिष्कृत है। इन्होंने निबंध एवं आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान प्राप्त हुआ है। पूजा फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, हृदयदान और परिश्रम इनके प्रमुख काव्यांश हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। किसी भी दृश्य को देखने की सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति प्रकृति के नज़ारे को अलग अलग नज़रों से देखता है। प्रकृति के नज़ारों से सबको समान दिखाई देते हैं, लेकिन लोग अपने मन और विचार के अनुसार उनका भाव अलग अलग होता है, तो वो उसी तरह से प्रकृति के नज़ारे को देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग, तो हर कोई एक ही दृश्य को कई तरीके से देखता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की सुंदरता का अनुभव सबके लिए अलग अलग होता है। प्रकृति का सौंदर्य एक ही है, परंतु लोग अपनी रुचि और मनोदशा के अनुसार, उनकी जैसी मानसिक स्थिति है उसके अनुसार उसका वो अनुभव करते हैं। कोई एकाग्र भाव से देखता है तो कोई दूसरे किसी और भाव से देखता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार प्रकृति का अनुभव करता है। प्रकृति को देखने का ढंग एकाग्रचित और भावपूर्ण दोनों हो सकता है। ये व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है कि उसका मन कैसा है। वे रचनाकार होते हैं जो प्रकृति में सौंदर्य खोज लेते हैं। जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति को साधारण ढंग से देखते हैं, किंतु जो कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, वो सुंदरता और प्रेरणा प्रकृति से लेते हैं। उनको प्रकृति से प्रेरणा मिलती है। प्रकृति का वास्तविक सुंदरता वही देख सकता है जिसके भीतर रचना की दृष्टि होती है, जो रचनात्मक होता है। उनका ध्यान चारों तरफ होता है। जिसे देखा जा रहा है वो प्रकृति का बदला हुआ रूप है। तो कहना ही क्या है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के बदले हुए रूप को ही देखा है। चलिए कविता को शुरू करते हैं और पूरी तरह से इसको समझते हैं। एक एक लाइन का अर्थ हम आपको समझाएंगे और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी बताएंगे। तो कविता को ध्यान से सुनिएगा। हरित पल्लवित नौ वृक्षों के दृश्य मनोहर। हरित मतलब होता है अर्थ हरा। पल्लवित यानी जो नई नई पत्तियों से लदा हुआ पेड़ होता है। जब पतझड़ आता है और चला जाता है, उसके बाद जो नए नए पत्तियाँ आती हैं तो उस समय को पल्लवित, नई नई पत्तियों से पल्लवित होता है। नौ वृक्ष, नए कोमल पेड़, दृश्य अर्थात नज़ारा, मनोहर बहुत सुंदर लगना। कहने का तात्पर्य है नई पत्तियों से लदे हरे भरे वृक्ष, पेड़ का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। प्रकृति का ताज़ा हरा सौंदर्य मन को मोह लेता है। कवि का हृदय भी हरियाली देखकर आनंद से भर उठता है। होते मुझको विश्व बीच है जैसे सुखकर। विश्व अर्थात संसार, सुखकर सुख देने वाला। संसार की चीज़ों में, कवि कहता है संसार की चीज़ों में मुझे जो है ऐसा ही दृश्य सबसे अधिक लगता है। सबसे अधिक अच्छा सुख हमको ऐसे ही दृश्यों से होता है। दुनिया के अन्य आकर्षणों की तुलना में कवि को प्रकृति की हरियाली बहुत आनंद देती है। सुखकर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी हैं। प्रकृति जितना सुंदर, सुखद, सुख देने वाले दृश्य कहीं नहीं होते हैं। जो बनावटी चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, वो उतना सुख नहीं देती हैं। प्रकृति का आनंद अनोखा होता है और बहुत गहरा होता है, बहुत सुखदायी होता है। उनके आगे तुच्छ लगे वे मुझे सभी हैं। तुच्छ अर्थात छोटा, कम महत्व का, नगण्य। कहने का तात्पर्य प्रकृति के सामने कवि को बाकी सारी चीज़ें छोटी लगती हैं। कवि का जो चीज़ों को देखने का तरीका है, नज़रिया है, प्रकृति का स्थान उसमें सबसे ऊंचा है। उसके आगे बाकी अन्य दृश्य उसकी तुलना में उसके लिए फीके हैं। छोटे छोटे झरने जो बहते सुखदाई। छोटे झरने अर्थात जलप्रपात जो धीरे धीरे बहते हैं। सुखदाई अर्थात सुख को देने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। धीरे धीरे जो छोटे छोटे झरने होते हैं वो मन को बहुत सुख पहुँचाते हैं। जल की मधुर धारा और कलकल ध्वनि वातावरण में आनंद फैला देती है, बहुत आनंदमय बना देती है। जिनके अद्भुत शोभा सुखमय होती भाई। अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक, शोभा अर्थात सुंदर, सुखमय आनंद से भरने वाली। झरनों की जो आश्चर्यजनक सुंदरता है वो मन को आनंद से भर देती है। प्रकृति का जो सरल दृश्य है वो हृदय को तृप्त कर देता है। कवि स्नेहपूर्वक भाई कहकर अपनापन व्यक्त कर रहा है कि जो ये दृश्य है वो बहुत ही आकर्षक है। पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित। पथरीले पत्थरों से भरे हुए पर्वत, पहाड़ सज्जित, सुसज्जित या शोभित, ये सुंदर लगते हैं।
या सजे हुए हैं। अर्थात चट्टानी पहाड़ जब बड़े बड़े वृक्षों से ढक जाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो पहाड़ होते हैं उस पथरीले पहाड़ होते हैं और उस पर जब पेड़ लग जाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कठोरता, पत्थरों में कठोरता होती है और वृक्ष कोमल होते हैं, तो कोमलता और हरियाली का संगम अद्वितीय सौंदर्य की रचना करता है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं। बड़े 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 बागों को जो करते हैं लज्जित, लज्जित अर्थात शर्मिंदा, कमतर लग, ऐसे सजे पर्वत देखकर बड़े बड़े बाग भी फीके पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है जब पहाड़ों पे, पथरीले पहाड़ों पे वृक्ष लगे होते हैं। प्रकृति विस्तृत सौंदर्य कृत्रिम रूप से सजे बाग से भी अधिक भव्य होते हैं। अर्थात जो सजे हुए बाग होते हैं, गार्डन सजाया जाता है, उनसे भी ज़्यादा सुंदर होते हैं जो नेचुरल बने होते हैं पहाड़। बहुत वहाँ पर सुख मिलता है। लता बिटप की ओट जहाँ गाते हैं द्विजगण, लता यानी बेल, विटप यानी वृक्ष, टहनियों वाला तना, ओट या आड़, छाया, द्विजगण यहाँ के पक्षी, पेड़ों बेलों की छाया में यहाँ पर जो पक्षी हैं वो गाते हैं। हरियाली की गोद में प्रकृति का संगीत, जो पक्षी जो बोलते हैं, जो कलरव करते हैं, उससे वहाँ का जो वातावरण है वो सुरम्य बना देते हैं, बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। शुक मैना हरिण जहाँ करते हैं विचरण, शुक अर्थात तोता, मैना भी एक पक्षी है, हरिण हिरन, मृग, विचरण यानी मृग का घूमना टहलना, जहाँ तोते मैना गाते हैं और हिरण भी इधर उधर टहलते हैं। पक्षियों के जो वहाँ के पक्षी हैं, वन प्राणी हैं, उनकी उपस्थिति से प्रकृति का जो वातावरण है वो और जीवंत हो जाता है और आनंददायी बनाता है इनकी उपस्थिति। ऐसे सुंदर दृश्य देख सुख होता जैसे, ऐसे सुंदर दृश्य देखकर मन को सुख मिलता है। कवि को बहुत आनंद आता है। रस का आनंद शब्दों से परे है, हृदय में मधुर संगीत से भर देता है, बहुत शांति मिलती है। कवि को ऐसा सुख यहाँ पर मिलता है और वस्तुओं से ना कभी होता सुख वैसा। कवि कहता है कि यहाँ आकर जैसा सुख मिलता है, ये दृश्य जितना सुखदायी है, दूसरे किसी चीज़ों से वैसा सुख नहीं मिलता है। प्रकृति का सुख अद्वितीय है, भौतिक सुख उनकी बराबरी नहीं कर सकता। छोटे छोटे ताल पद्म से पूरित सुंदर, अर्थात ताल अर्थात तालाब, पद्म अर्थात कमल, पूरित यानी भरा हुआ। छोटे छोटे तालाब जब कमल के फूलों से भर जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, मन में शीतलता प्रदान करता है और सौंदर्य का बोध का जगाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। बड़े बड़े मैदान दूब छाई श्यामलतर, दूब अर्थात कोमल घास, श्यामलतर और भी अधिक हरा या गहरा हरित। दूर दूर तक जहाँ मैदान हैं जिन पर कोमल दूब की हरियाली है छाई हुई है, सोचिए वो क्षेत्र कितना अच्छा लगता है जहाँ चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, मन को प्रसन्न कर देती है और आँखों को शीतलता प्रदान करती है। भांति भांति की लता वल्लरियाँ हैं जो सारी, भांति भांति अर्थात तरह तरह, वल्लरियाँ लताओं के गुच्छे समूह, तरह तरह की बेलें लताएं चारों तरफ फैली हुई हैं। जहाँ विविधता है, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, प्रकृति की शोभा को बढ़ा देती हैं और वो जीवन में रंग भरती हैं, खुशियाँ भरती हैं। वे सब मुझको सदा हृदय से लगती न्यारी, न्यारी अर्थात अत्यंत प्रिय, अलभ्य। वे सब दृश्य, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति की का विवरण दे रहे हैं कवि, ये सब कवि को बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे हमेशा प्यारे लगते हैं। कवि कहता है कि प्रकृति प्रेम से भरा है, इसलिए प्रकृति जीवन का सबसे बड़ा आनंद और अपनापन लगता है। बच्चों, ये थी कविता मेरा प्रकृति प्रेम की व्याख्या। इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति हमारी सच्ची मित्र है, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और उनका संरक्षण देखभाल भी करनी चाहिए। हमें उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ऐसे ही और पाठों की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। आगे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर और अन्य अभ्यास कार्य मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभ्यास कार्य में सबसे पहले मौखिक है जिसमें श्रुत लेखन है। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। श्रुत लेख अर्थात सुनकर लिखना। पल्लवित, 9 वृक्षों, दृश्य, अद्भुत, पर्वत, विटप, पूरित, श्यामलतर, हृदय, न्यारी, द्विजगण, विचरण, पथरीले, लज्जित। ये शब्द आप सुनकर और लिखिए। सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इस कविता में किसको लक्ष्य बनाया गया है? उत्तर, इस कविता में प्रकृति को लक्ष्य बनाया गया है। कवि ने वृक्ष, लताएं, झरने, तालाब,
पक्षियों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का सुंदर चित्रण किया है। ख, प्रकृति का सामीप्य कैसा होता है? उत्तर, प्रकृति का सामीप्य मनोहर, सुखद और आनंददायक होता है। ये मन को शांति और आत्मा को सच्चा सुख प्रदान करता है। ग, प्रकृति सुख की तुलना किसी अन्य सुख से क्यों नहीं की जा सकती है? उत्तर, प्रकृति सुख की तुलना किसी अन्य सुख से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये निर्मल, स्वाभाविक और अद्वितीय होता है। अन्य सुख क्षणिक और भौतिक होते हैं, जबकि प्रकृति का सुख सच्चा और स्थायी होता है। सोचो और लिखो। कभी प्रकृति से संवाद का अवसर मिला तो आप क्या क्या बातें करना चाहेंगे? लिखिए। यदि मुझे प्रकृति से संवाद का अवसर मिला तो मैं उससे ये कहूँगा कि वो हमेशा हरी भरी बनी रहे। मैं उससे पूछूंगा कि वो इतनी सुंदरता और शांति हमें कैसे देती है। मैं उससे धन्यवाद दूंगा कि उसने हमें पेड़ पौधे, जल, वायु, पशु पक्षी और सुंदर नज़ारे दिए। साथ ही मैं वादा करूंगा कि मैं पेड़ों की रक्षा करूंगा, जल और वायु को प्रदूषित नहीं करूंगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दूंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको लिखित करना है। इस कविता में प्रकृति का कैसा वर्णन किया गया है? उत्तर, कविता में प्रकृति को अत्यंत सुंदर और आनंददायी बताया गया है। हरे भरे वृक्ष, छोटे झरने, विशाल वृक्षों से सजे पर्वत, बेल, लताएं, पक्षी, हिरन, कमल भरे तालाब और धूप से ढके मैदान, ये सब मिलकर प्रकृति की अनुपम छटा प्रस्तुत करते हैं। सेकंड, दो और शीर्षक सुझाइए और वर्तमान शीर्षक की सार्थकता बताइए। आपको अपने मन से इस कविता के शीर्षक बताने हैं कि इस कविता का और क्या नाम रखा जा सकता है। दो शीर्षक हो सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति का आनंद। वर्तमान शीर्षक, मेरा प्रकृति प्रेम सार्थक है, क्योंकि इस कविता में कवि ने प्रकृति से अपने गहरे प्रेम और लगाव को व्यक्त किया है। नेक्स्ट, क्या पथरीले पर्वत पर विशाल वृक्ष हो सकते हैं? कवि का आशय क्या है? हाँ, पर्वतों की ढलानों व दर्रों में वृक्ष उगते हैं। कवि का आशय है कि कठोर व पथरीले पर्वत भी जब हरियाली से ढकते हैं तो वे इतने भव्य लगते हैं कि बड़े बड़े बाग भी उनके सामने फीके प्रतीत होते हैं। घा, कविता का प्रतिपादन, जो मूल भाव है, वो आपको बताना है अपने शब्दों में। कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य ही सबसे बड़ा सुख है। कृत्रिम सुख या भौतिक सुख जिसे कहते हैं, क्षणिक सुख देती है, लेकिन हरे भरे वृक्ष, झरने, तालाब, लताएं और पक्षियों का मधुर संगीत जीवन को गहराई से छू लेता है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित, अर्थात कठोर चट्टानों वाले पर्वत भी जब वृक्षों से ढक जाते हैं तो बहुत सुंदर व जीवंत लगते हैं। सेकंड, लता बिटप की ओट जहाँ गाते हैं द्विजगण, अर्थात बेल, वृक्षों की छाया में पक्षियों का कलरव वातावरण को और अधिक मनोहर बना देता है, सुखमय बना देता है। उचित विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। कवि के हृदय को क्या न्यारे लगते हैं? लता वल्लरी, मैदानी धूप, कमलों से भरे तालाब। सभी विकल्प ठीक हैं। आपका सही उत्तर है सभी विकल्प सही। सेकंड, बड़े बाग किनसे लज्जित होते जान पड़ते हैं? पथरीले पर्वत से, विशाल वृक्ष से, झरने से। आपका सही आंसर है विशाल वृक्ष से। ग, लता और वृक्ष की ओट लेकर कौन गाते हैं? पक्षी, पशु, लोग या कवि? आपका आंसर है पक्षी। दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर काव्यांश दिए गए। हरित पल्लवित नौ वृक्षों के दृश्य मनोहर होते मुझको विश्व बीच हैं, जैसे सुखकर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी हैं, उनके आगे तुच्छ परम वे मुझे सभी हैं। इसमें जो प्रश्न है वो है, नौ वृक्षों को देखकर कवि को क्या अनुभूति होती है? उत्तर है,
कवि को परम सुख और आनंद का अनुभव होता है। सेकंड, अन्य सुखों के प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है? उत्तर, कवि मानते हैं कि अन्य सभी सुख प्रकृति सुख के आगे तुच्छ हैं। ग, हरित और तुच्छ का अर्थ लिखिए। हरित का अर्थ है हरा, तुच्छ का अर्थ है छोटा या नगण्य। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य हैं। हमें आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और हाइप देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।